गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस एवं ईपीएस अर्निंग पर शेयर एनालिसिस। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए हमें पूंजी की जरूरत होती है। पूंजी अलग अलग रिसोर्सिस के थ्रू हर ऑर्गेनाइजेशन, हर संस्था, फर्म या कंपनी जुटाती है। महत्वपूर्ण ये है कि आप किन किन रिसोर्सिस से पूंजी जुटाते हैं, उनकी क्या क्या कॉस्ट है और अलग अलग रिसोर्सिस से जुटाई गई पूंजी की कॉस्ट क्योंकि अलग अलग होती है, उसके साथ जुड़े हुए रिस्क, लीगल पहलू और बाकी फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे में ये आपकी फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर असर डालते हैं। कुल पूंजी जो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी पूंजी की, उस पर असर डालते हैं और फर्म की बाकी पहलुओं को भी प्रभावित करते हैं। हम इस टॉपिक में ये बात करेंगे कि अलग अलग जो सोर्सेज हैं कैपिटल के, वो पूंजी की संरचना को, कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे प्रभावित करेंगे, वो अर्निंग पर शेयर को कैसे प्रभावित करेंगे, किन किन चीजों से पूंजी का जो ढांचा है वो बनता है। बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि अलग अलग सोर्सेज जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, रिटेन्ड अर्निंग, इनसे आपने अपने पूंजी ढांचे में किन किन चीजों को शामिल किया गया है। कोई भी फर्म अपने पूंजी ढांचे में इन सभी चीजों को शामिल कर सकती है। वो सिर्फ इक्विटी शेयर्स पर निर्भर हो सकती है, वो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स को शामिल कर सकती है, वो फर्म इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स को शामिल कर सकती है। मुद्दा ये है इसमें मुख्य है कि जो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है, जो आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और जो आपके डिबेंचर्स हैं या फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले सोर्सेज हैं, इन सब की कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग अलग होती है। अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल के शेयर्स को अगर अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जो पूंजी की सोर्सेज हैं आपके, उनको अगर आप अलग अलग कंपोजिशन में यूज करते हो तो इससे आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी अलग आती है। यानी आप सिर्फ बाकी चीजों में बदलाव किए बिना भी आप फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को सिर्फ पूंजी ढांचे के बदलाव से बदल सकते हो। जहां हम पूंजी ढांचे में बदलाव से फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को प्रभावित करते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि एक पूंजी ढांचे पर आपकी फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग होगी, दूसरे पर अलग होगी। यानी पूंजी ढांचे में सही कंपोजिशन से आप फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर सकते हो। अगर आप फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर सकते हो तो इसके थ्रू आप फर्म की वेल्थ को, वैल्यू को बढ़ा सकते हो, वैल्यू ऑफ शेयर्स को इंक्रीज कर सकते हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नजरिए से वो हर डिसीजन महत्वपूर्ण माना जाता है जो वैल्यू ऑफ फर्म पे या शेयर होल्डर्स वेल्थ को प्रभावित करता है। उन्हीं में महत्वपूर्ण डिसीजंस है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस। ये इस तरह से काम करता है कि सामान्य स्थितियों में आपकी जो पूंजी की अलग अलग रिसोर्सेज हैं, उनमें मान लीजिए हम फिक्स्ड इंटरेस्ट रिसोर्सेज की बात करते हैं जिसमें डिबेंचर, लोन या बॉन्ड्स शामिल हैं। इनकी जो कॉस्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से तय होती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट शुरू से ही फिक्स होता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सामान्यतः इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को दिए जाने वाले डिविडेंड से कम होता है, या जितने की इक्विटी शेयर होल्डर्स जितने डिविडेंड की उम्मीद करते हैं उससे कम होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपको जो डिविडेंड देना है प्रेफरेंस शेयर्स पे, वो इससे अलग होता है। तो ऐसे में सीधा अर्थ ये है कि जो फिक्स्ड इंटरेस्ट कैपिटल सोर्सेज हैं उन पर दी जाने वाली कॉस्ट जो दूसरे सोर्सेज हैं इक्विटी और प्रेफरेंस, उनसे कम होती है। ये सस्ते संसाधन हैं वित्त जुटाने के। तो सस्ते संसाधनों का जितना आप फर्म में प्रयोग कर सकते हैं, फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर सकते हैं। लेकिन जो
इंटरेस्ट से संबंधित आपके संसाधन हैं, जैसे डिबेंचर हैं, बॉन्ड हैं, लोन हैं, उनका यूज अगर आप करते हैं, ये सही है कि आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी क्योंकि वो सस्ते संसाधन हैं। मान लीजिए जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 14% रिटर्न देगी कैपिटल इन्वेस्टेड का, उनकी पूंजी का फर्म। जो एक डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड है वो 12% होगा, और जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10 या 12% है। तो ऐसी स्थितियों में अगर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के संसाधन सस्ते हैं तो सीधा अंकगणित ये है कि जितना सस्ते साधन का आप इस्तेमाल करोगे उतना ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती जाएगी। लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा पहलू ये है कि जितना आप फिक्स इंटरेस्ट के संसाधनों का प्रयोग करेंगे उतनी ही आपके फर्म के फाइनेंशियल रिस्क बढ़ते जाएंगे। जब आप इक्विटी का इस्तेमाल करते हैं, टोटल 100% आप अपनी पूंजी अगर इक्विटी से चुनाव करते हैं तो हो सकता है आपकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो लेकिन आपके फाइनेंशियल रिस्क मिनिमम है, क्योंकि हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को, हम यानी फर्म इक्विटी शेयर होल्डर को किसी भी निश्चित दर से डिविडेंड चुकाने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसी स्थितियों में जब फर्म को पूर्ण अच्छा लाभ नहीं होता या वो लाभ नहीं कमा रही है जिन फाइनेंशियल ईयर्स में, उनमें हम इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड ना चुकाएं तो कोई ज्यादा उसका नुकसान नहीं होता, हम उसके लिए बाध्य नहीं है, फर्म उसके लिए बाध्य नहीं है। लेकिन अगर आपने इंटरेस्ट, फिक्स्ड इंटरेस्ट वाले जो संसाधन हैं यूज किए हैं, जैसे डिबेंचर है, लोन है, बॉन्ड्स हैं, तो उस पे आपकी फर्म किसी फाइनेंशियल ईयर में लाभ कमाए या ना कमाए, हम एक निश्चित दर से इंटरेस्ट देने के लिए बाध्य हैं। जब आपको एक निश्चित दर से इंटरेस्ट चुकाना है और वो जो इंटरेस्ट चुकाने का दायित्व है वो आपके फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ाता है। हमें कैपिटल स्ट्रक्चर में एक बैलेंस करना होता है कि हम डेट और इक्विटी का ऐसा यूज करें कि हमारी कॉस्ट भी बैलेंस में रहे, कॉस्ट हमारी मिनिमम हो या जितनी हम कम से कम कर सकें, और हमारे जो फाइनेंशियल रिस्क हैं वो भी एक सीमा के अंतर्गत रहे। अगर आप कॉस्ट कम करने पर ज्यादा फोकस करेंगे तो हो सकता है कि वो आपकी फर्म की फाइनेंशियल जो रिस्क हैं उनको बढ़ा दे। लेकिन डेट का इस्तेमाल किए बिना आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का प्रॉपर लाभ नहीं उठा सकते। आप डेट के सही इस्तेमाल से अपनी फर्म की जो अर्निंग पर शेयर्स है वो बढ़ा सकते हो, और मुख्य मकसद अर्निंग पर शेयर का बढ़ाना ही है। इसकी अलग अलग 4 थ्योरीज हैं जो ये बताती हैं कि आप कितना इस्तेमाल इनका कर सकते हैं या कहाँ तक, किस लेवल तक ये जो डेट और इक्विटी का रेशो है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, वो फर्म की वैल्यू को प्रभावित करता है या नहीं करता है। इसमें 2 जो थ्योरीज हैं वो ये कहती है कि ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजंस हैं ये महत्वपूर्ण हैं, ये रैशनली अगर आप डिसीजन करते हैं, बेहतर कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट करते हैं तो आप फर्म की वैल्यू पे असर डाल सकते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम कर सकते हैं। 2 थ्योरीज या एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा भी है जो ये कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजंस फर्म की वैल्यू को प्रभावित नहीं कर सकते, उसकी अलग अलग इम्प्लीकेशंस।